नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई शानदार वीडियो में। आज हम सीखेंगे टैली ईआरपी 9 में लेजर कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली से मास्टर को सिलेक्ट करेंगे और मास्टर्स में आपको अकाउंट्स इन्फो में आना है। उसके बाद आपको लेजर को सिलेक्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं, एक बार डिस्प्ले को सिलेक्ट करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट टैली में दो लेजर बने होते हैं, नंबर 1 कैश का और नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाकी के हम लेजर बनाएंगे जो भी सबसे इंपॉर्टेंट लेजर हैं। अकाउंट्स इन्फो से हमको लेजर को सिलेक्ट करना है और सिंगल लेजर में क्रिएट को सिलेक्ट करना है नया लेजर बनाने के लिए। हम सबसे पहले प्रोप्राइटर का लेजर बनाएंगे। हमारी फर्म के प्रोप्राइटर हैं रविंदर प्रोप्राइटर। अंडर आपको रखना है इसको कैपिटल अकाउंट के अंडर, और क्योंकि ये एक पर्सन है तो ये एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है। नेक्स्ट लेजर हम बनाएंगे बैंक का लेजर। जैसे हमारा जो फर्म का अकाउंट है तो वो है पीएनबी बैंक में, तो पीएनबी बैंक के नाम से हम बना सकते हैं। या फिर अगर हो सकता है, मान लीजिए एक फर्म के 2 या 3 अकाउंट भी हो सकते हैं, जैसे एक पीएनबी में या एक एक्सिस में और तीसरा जो है एचडीएफसी में। या फिर ऐसा भी हो सकता है पीएनबी बैंक में ही मान लीजिए एक तो है करंट अकाउंट, इसको तो आपको रखना है बैंक अकाउंट के अंडर। यहां पर आप जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल है वो डालेंगे, ताकि जब भी आप आपके सेल इनवॉइस बनाएं तो उस पर आपका जो है पूरी डिटेल आ जाए और सामने वाला जो पर्सन है जिसने माल परचेज किया है वो आपकी बैंक की डिटेल देख के आपको पेमेंट कर सके। तो अभी हम इनको ब्लैंक छोड़ रहे हैं, लेकिन आप जो है इसमें आपकी फर्म की डिटेल डाल लेना जो भी होंगी आपकी, ताकि सामने वाला जो पर्सन है या फिर जो पार्टी है वो आपको आसानी से पेमेंट कर सके। और हो सकता है मान लीजिए एक ही बैंक में आपके 2 अकाउंट भी हो सकते हैं। जैसे एक तो हो गया करंट अकाउंट, दूसरा हो सकता है आपकी लिमिट अकाउंट हो। जैसे आपने बैंक से लिमिट बनवा रखी है तो आपको उसको रखना है बैंक ओडी अकाउंट के अंडर। यहां पर भी आप ओवरड्राफ्ट, ओडी यानी ओवरड्राफ्ट, यानी कि आप एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकते हैं। आपकी एक लिमिट निर्धारित कर दी जाती है बैंक के द्वारा कि आपकी मान लीजिए 20 लाख की लिमिट है तो आप 20 लाख रुपए तक बैंक से आसानी से निकलवा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए उसका इंटरेस्ट पे करना होगा। आप यहां पर उसकी बैंक डिटेल्स भी डाल सकते हैं अगर आप सेल इनवॉइस पर आप इस अकाउंट को प्रिंट करना चाहें तो। नेक्स्ट हमारा लेजर है सप्लायर, यानी जिससे हम माल खरीदते हैं। हम इसको अंडर रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि ये हमको माल भेजते हैं तो ये है हमारे सन्ड्री क्रेडिटर, और आपको यहां पर इनका जीएसटी नंबर डाल लेना है, जो भी आपका जीएसटी नंबर हो सप्लायर का। रेगुलर, अगर वो जो पर्सन है जिससे आपने माल परचेज किया तो वो हो सकता है रेगुलर डीलर हो या फिर वो कंपोजिशन डीलर भी हो सकते हैं। तो हम ही इनको रेगुलर डीलर मान के ही अभी इनको रेगुलर के अंडर रजिस्ट्रेशन टाइप में रखेंगे। नेक्स्ट लेजर हम बनाएंगे कस्टमर का, यानी कि जिसको हम माल सेल करते हैं वो हमारे कस्टमर होते हैं, और उनका ग्रुप हम रखेंगे सन्ड्री डेटर। जिनको हम सामान बेचते हैं वो होते हैं हमारे सन्ड्री डेटर, यानी कि जिससे हमको पेमेंट लेनी है वो होते हैं हमारे सन्ड्री डेटर। ये हमारे रेगुलर भी हो सकते हैं जैसे, या फिर अगर कोई फर्म है तो ये कंज्यूमर भी हो सकते हैं, या मान लीजिए कोई ग्राहक है या तो वो कंज्यूमर होगा, या फिर अनरजिस्टर्ड अगर कोई फर्म है तो वो अनरजिस्टर्ड फर्म के अंडर आएगी। अगर वो कंपोजिशन है सामने वाली पार्टी जो है तो हम कंपोजिशन को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इनको कंज्यूमर मान के चल रहे हैं कि इनके पास जीएसटी नंबर नहीं है और एक कस्टमर है। नेक्स्ट लेजर हम बनाएंगे आईजीएसटी अकाउंट। आईजीएसटी हो या फिर सीजीएसटी हो, हम पहले आईजीएसटी का अकाउंट बनाएंगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस के, और ड्यूटी
टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको जीएसटी सिलेक्ट करना है और टैक्स टाइप में आपको सिलेक्ट करना है इंटीग्रेटेड टैक्स। आईजीएसटी के लिए आपको इंटीग्रेटेड टैक्स को सिलेक्ट करना है। हम एक कॉमन लेजर बना रहे हैं, वही जो मान लीजिए 5% के लिए भी यही लेजर काम करेगा, 12% के लिए, 18 के लिए भी और 28 के लिए भी। जो भी इंटरस्टेट यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई सप्लाई होगी तो आईजीएसटी उस पर टैक्स लगता है। राउंडिंग मेथड में हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और लेजर को सेव करेंगे। नेक्स्ट लेजर हम बनाएंगे सीजीएसटी अकाउंट अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको जीएसटी सिलेक्ट कर लेना है और टैक्स टाइप में आपको सेंट्रल टैक्स को सिलेक्ट करना है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में हम 0% को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा एसजीएसटी अकाउंट यानी कि जो स्टेट का टैक्स होता है। टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी और टैक्स टाइप में आपको स्टेट टैक्स को सिलेक्ट करना है। जब भी कोई फर्म एक ही राज्य में माल बेचती है तो उस पर लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। मान लीजिए कोई 18% की आइटम है और वो पार्टी हरियाणा मतलब जिस भी स्टेट में वो पार्टी है उसी स्टेट में अगर वो माल सप्लाई करती है और 18% की आइटम सेल करती है तो उस पर 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% लगेगा एसजीएसटी। लेकिन अगर वही माल राज्य से बाहर भेजा जा रहा हो तो 18 का 18% जो है उस पर लगेगा आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स, जो कि सीधा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में हम 0% सिलेक्ट करेंगे और नॉट एप्लीकेबल राउंडिंग मेथड। नेक्स्ट लेजर हम बनाएंगे परचेज अकाउंट। जब भी हम माल को परचेज करेंगे तो हम उसको परचेज अकाउंट के अंडर ही लेंगे और अंडर में लेना आपको परचेज अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को आपको यस रखना है। तो जब भी हम इन्वेंट्री की परचेज करेंगे तो हम इसमें वो आइटम जो है वो डाल सकते हैं। टाइप ऑफ लेजर में आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है और जीएसटी हम परचेज के लिए एप्लीकेबल रखेंगे। और टाइप ऑफ सप्लाई में अगर गुड्स में आप डील करते हैं तो हम गुड्स सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सर्विसेज में डील करते हैं तो आप सर्विसेज सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हम गुड्स में डील करते हैं तो हम गुड्स को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट। जब भी आप किसी पार्टी को सेल करेंगे तो आपको सेल काउंटर के अंडर ही उसको लेना है। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड यस। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। इस जीएसटी एप्लीकेबल को हम एप्लीकेबल रखेंगे और हम यहां पर गुड्स को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम गुड्स में डील करते हैं। नेक्स्ट हमारा लेजर है राउंड ऑफ। जब भी हम इनवॉइस बनाएंगे तो उसमें जो पैसे होते हैं तो हम उनको राउंड ऑफ करने के लिए राउंडिंग मेथड का यूज करेंगे राउंड ऑफ के लेजर के नाम से। और हम आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर भी रख सकते हैं या इनडायरेक्ट इनकम के अंडर भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर इसको रखते हैं। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड नो। टाइप ऑफ लेजर में आपको इनवॉइस राउंडिंग को सिलेक्ट करना है। जब भी आप राउंड ऑफ का लेजर बनाएंगे तो आपको टाइप ऑफ लेजर में इनवॉइस राउंडिंग, क्योंकि हम इस इनवॉइस को राउंड ऑफ करने के लिए इसको बना रहे हैं। राउंडिंग मेथड में हम नॉर्मल राउंडिंग और राउंडिंग लिमिट को 1 रखेंगे। कंट्रोल लेकर के लेजर को सेव करेंगे। और अगर आप डिस्काउंट देते हैं अपने कस्टमर को तो हम उसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेंगे और टाइप ऑफ लेजर में आप डिस्काउंट को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए अगर आपको डिस्काउंट मिला हो तो आपको नया लेजर बनाना है, उसका डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। अगर आपने डिस्काउंट लिया हो यानी कि अगर आपको डिस्काउंट मिला हो तो वो क्या होगी हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम। हम डिस्काउंट टाइप ऑफ लेजर में डिस्काउंट को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा लेजर है फ्रेट चार्जेस। जब भी हम परचेज करते हैं
तो उस पर जो है किराया लग के आता है, तो वो हमारे लिए फ्रेट चार्जेस होता है। तो हम इसको लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। बहुत बार इस पर जो है वो जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है, तो हम यहां पर फ्रेट चार्जेस पर एप्लीकेबल रखेंगे जीएसटी। और एल्टर टाइप में आप जाकर आप इसकी परसेंटेज भी निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसमें परसेंटेज निर्धारित नहीं कर रहे। और टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेज रखना है इसमें, क्योंकि एक सर्विस होती है। नेक्स्ट हमारा लेजर है लेबर एक्सपेंस। जब भी माल उतारने के लिए या फिर माल को तैयार करने के लिए लेबर का यूज किया जाता है, तो उसको हम डालते हैं लेबर एक्सपेंस के अंडर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, नो, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। और इस पर हम मोस्टली नॉट एप्लीकेबल ही रखते हैं जीएसटी। नेक्स्ट हमारा लेजर है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इस पर जो जीएसटी है नॉट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हमारा लेजर है सैलरी। मान लीजिए अगर आप स्टाफ की सैलरी पेड करते हैं तो हम उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हैं, क्योंकि वो हमारी फर्म के लिए खर्चा होता है। जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट हमारा लेजर है बैंक एक्सपेंस। जो भी बैंक के खर्चे होते हैं वो हम बैंक एक्सपेंसेस के अंडर रखेंगे, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस पर जो है जीएसटी एप्लीकेबल होता है। जो भी बैंक चार्जेस होते हैं तो उन पर 18% जीएसटी होता है, और 18% जीएसटी आपको क्लेम भी करना चाहिए। अगर आपके टूए में यानी कि पोर्टल पर एक्सपेंसेस चढ़ के नहीं आते बैंक की तरफ से, तो आपको जो है आपका जो जीएसटी नंबर है उसको बैंक में देना होता है, ताकि जब भी बैंक अपनी रिटर्न फाइल करे तो आपके पोर्टल पर वो इनपुट जो है 18% जो है वो आपको मिल सके इनपुट के तौर पर। तो आप सबसे पहले क्या कार्य करें, आपका जो जीएसटी नंबर है जिस बैंक में, तो आप वहां पर आपका जीएसटी नंबर दे के आए और बोल दें कि हमारे जो भी एक्सपेंसेस हो गए आगे से, तो हमको उनका आईटीसी मिलना चाहिए। तो वो आपका जीएसटी नंबर जो आपके खाते में अपलोड कर देंगे बैंक। तो हम यहाँ पर एप्लीकेबल रखते हैं और इस पर जो है 18% जीएसटी होता है, तो आप यहाँ पर इसका 18% निर्धारित भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इसको नो रख रहे हैं। और ये सप्लाई होती है सर्विसेज के तौर पर बैंक एक्सपेंसेस की। एक होता है बैंक इंटरेस्ट। मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया है, तो वो बैंक इंटरेस्ट के रूप में आपसे चार्ज करेगा, वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन इस पर कोई जीएसटी नहीं होता, आपको इसका इनपुट नहीं मिल सकता, नॉट एप्लीकेबल रखेंगे हम इसको जीएसटी। आपको सिर्फ बैंक एक्सपेंसेस का आईटीसी मिलेगा, ना कि बैंक इंटरेस्ट का। नेक्स्ट हमारा है इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर आपने किसी पार्टी से इंटरेस्ट चार्ज किया है तो आप उसको इंटरेस्ट रिसीव्ड में रखेंगे और आपके लिए होगी इनडायरेक्ट इनकम, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट हमारा लेजर है कमीशन रिसीव्ड। अगर आपको किसी तरह का कमीशन रिसीव हुआ है तो वो आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम होगी, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर आपने डिस्काउंट रिसीव किया है तो आपको इनडायरेक्ट इनकम होगी आपकी फर्म की, और नॉट एप्लीकेबल आपको जीएसटी रख लेना है। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, जिसकी हमने पहले भी बात की थी। एक होता है टीडीएस, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या फिर टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये होता हमारे लिए ड्यूटी एंड टैक्सेस। ये लिस्ट ऑफ ड्यूटीज में आपको जीएसटी के बजाय अदर्स को सेट करना है। ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर भी रख सकते हैं, या फिर आप इसको करंट एसेट्स के तौर पर रखेंगे तो और ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि टीडीएस या फिर टीसीएस अगर आपका कटता है तो वो आपके लिए एक तरह से एडवांस इनकम टैक्स होता है। तो जब भी आपका टीडीएस या टीसीएस कटेगा
तो वो आपके लिए एक करंट एसेट के रूप में होता है, और आप जब भी आपके आईटीआर भरेंगे तो आप उसका क्लेम ले सकते हैं, तो हम इसको करंट एसेट के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट आता है परचेज रिटर्न। अगर आपने कोई माल खरीदा था और आप उसको वापसी कर रहे हैं तो हम परचेज रिटर्न के अंडर उसको रखेंगे, और आपको अंडर रखना है इसको परचेज अकाउंट्स, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड और जीएसटी एप्लीकेबल। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्स रिटर्न। अगर आपको किसी ने सामान वापसी किया है तो आप इसको सेल रिटर्न के अंडर रखेंगे, और टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है हमारा कार या फिर बिल्डिंग या फिर लैंड या फिर आपका फर्नीचर। ये सभी आपके लिए होते हैं फिक्स्ड एसेट, क्योंकि आप इनको लंबे समय तक यूज के लिए खरीदते हैं, और इनको जो है जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है। जो भी आप रीसेल के लिए नहीं बल्कि बिजनेस में लंबे समय तक यूज के लिए खरीदते हैं, जो आइटम लंबे समय तक उससे बिजनेस में फायदा लेते हैं, तो वो आपके लिए फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेप्रिसिएशन। जो भी आप फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो उस पर लगता है डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्यह्रास। जो आपने मान लीजिए आज कार खरीदी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी वैल्यू कल को भी वही रहे, तो उसकी वैल्यू जो है हर साल घटती रहती है, तो हम उसको डेप्रिसिएशन के अंडर लेते हैं। वो हमारे लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। नेक्स्ट आता है फ्यूल एक्सपेंस। मान लीजिए अगर फर्म में कोई व्हीकल है तो उसके लिए फ्यूल भी डलवाना पड़ेगा, जिसको हम फ्यूल एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि फ्यूल पर वेट होता है ना कि जीएसटी, तो हम इसका क्लेम नहीं ले सकते आईटीसी। नेक्स्ट आता हमारा व्हीकल व्हीकल रनिंग एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और व्हीकल रनिंग में आपका कुछ चीजों पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, कुछ पे नहीं, तो हम इसको एक फिलहाल के लिए एप्लीकेबल ही रख लेते हैं। जब आप एंट्री करेंगे तो आप देख लेना उस पर एप्लीकेबल है या नहीं। नेक्स्ट आता है हमारे ड्रॉइंग्स। जो भी प्रोप्राइटर अपने खर्च के लिए पैसे निकलवाता है फर्म से, तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ड्रॉइंग होती है कैपिटल अकाउंट के अंडर आप इसको रखेंगे। ड्रॉइंग होती है अगर प्रोप्राइटर अपने घर खर्च के लिए फर्म से पैसे निकलवाता है तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। उससे जो है उसकी कैपिटल वैल्यू घटेगी, जो उसने पूंजी लगाई होती है फर्म में उसकी वैल्यू जो है घटेगी। मान लीजिए एक प्रोप्राइटर ने 20 लाख रुपए लगाए हुए फर्म से और उसने 2 लाख रुपए निकाल लिए अपने घर खर्च के लिए, तो उसकी कैपिटल जो है 18 लाख रह जाएगी। वो 2 लाख रुपए ड्रॉइंग जो है वो उसके कैपिटल अकाउंट से घट जाएगी। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट लेजर्स जो आप टैली ईआरपी 9 में बनाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल टैली विद रविंदर सर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।